वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, नोज एंड नेजल कैविटी पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नई क्लास की, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। लेकिन उससे चलने से पहले हम जो प्रीवियस क्लास के कुछ डाउट्स थे उनको एक बार देख लेते हैं। एक बच्चे का डाउट था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड नेजल हेयर्स। ठीक है, और एक डाउट था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट हमने नोज एंड नेजल कैविटी पढ़ी थी। ठीक है, तो उस दौरान आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिला था जिसको हम बोल रहे थे सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो ये दो मेन डाउट थे प्रीवियस क्लास से, तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड नेजल हेयर्स। ठीक है, देखो जो सीलिया होता है ना, सीलिया बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्मूथ होता है। ठीक है, और स्मूथ एंड सॉफ्ट। ठीक है, और इट कैन मूव, इट कैन मूव। बेसिकली ये सीलिया होता है ना। अगर मैं बात करूं नेजल हेयर की, मैं बात करता हूँ नेजल हेयर की, है ना, तो नेजल हेयर बेसिकली हेयर ही होते हैं, हेयर। ये हार्ड होते हैं, हार्ड एज कंपेयर टू सीलिया, एंड they cannot they cannot move as like cilia। ठीक है, बेसिकली जो सीलिया होता है हमारा, फाउंड इन नेजल कैविटी, फाउंड इन नेजल कैविटी, और जो हमारे नेजल हेयर होते हैं दे फाउंड इन वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज, है ना। अब देखो बेसिकली जो ये वेस्टिब्यूल है, ये आप ईयर के अंदर भी पढ़ोगे कि वेस्टिब्यूल इन द ईयर जो आपकी बॉडी के बैलेंसिंग और आपके हियरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है वेस्टिब्यूल। अब इनको स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं कि सपोज करो ये आप, हम नोज का डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का, ये है ना, ये वाला कहलाता है वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज, वेस्टिब्यूल ऑफ नोज। और ये आपको जस्ट एंटर इनटू नॉस्ट्रल्स पे दिख जाएगा। जैसे ही आप नॉस्ट्रल्स में एंटर करोगे ना, नाक से आप जैसे ही एंटर करोगे, बाहर वाला पोर्शन जो है हल्का सा है ना, ये कहलाता है वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज। और इस वेस्टिब्यूल के बाद जो ये वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला पोर्शन है ना, ये पूरा कहलाता है नेजल कैविटी, ये कहलाता है नेजल कैविटी, ये कहलाता है नेजल कैविटी। ठीक है, अब इसके बीच में, इस वेस्टिब्यूल और नेजल कैविटी के बीच में हल्की सी लाइनिंग होती है, मतलब वैसे लाइनिंग नहीं होती, बस एरिया में डिफरेंस होता है। कि मैं कहूंगा कि इस वाली लाइनिंग से, यानी इस वाले एरिया के इस वाले पॉइंट से जो आगे वाला हिस्सा ही मेरा कहलाएगा वेस्टिब्यूल, और ये कहलाएगा मेरी नेजल कैविटी। तो जो ये वाली जो लाइनिंग है ना, जो ये पोर्शन है, बेसिकली लाइनिंग नहीं कहेंगे। लाइनिंग क्या होती है कि भाई मैंने आपको कहा कि पूरा का पूरा एक ट्यूब है, अगर मैं कह रहा हूँ लाइनिंग है तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी। तो लाइनिंग नहीं, जस्ट मैं कह सकता हूँ कि पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है। जैसे मान चलो हल्का सा ऐसे होगा, ऐसे, तो ये उभरा हुआ पार्ट है, इससे आगे वाला वेस्टिब्यूल, इससे पीछे वाला नेजल कैविटी। और जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं लेमनी, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमनी बोलते हैं। ठीक है, जो वेस्टिब्यूल को और नेजल कैविटी को अलग करती है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि सीलिया और नेजल हेयर में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ वाले पे इस वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके हेयर्स,
ठीक है, और इस नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सीलिया। ठीक है, ये वाले। अब ये सीलिया कैसे होती है, सपोज करो ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस पे अगर मैं सीलिया लगाऊं तो वो सीलिया कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, जिसको हम देखो, अब इसको मैं एग्जांपल दूं, तो जब यहाँ से एयर ट्रेवल की नोजल के नेजल कैविटी में है, तो जब यहाँ से एयर ट्रेवल करेगी, ये एयर ट्रेवल करेगी, तो ये एयर से ये मूव करेंगे ऐसे, एयर के साथ साथ ये मूव करेंगे ऐसे, हिलेंगे, ऐसे हिलेंगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सीलिया। इस वाले पोर्शन में ये है नेजल हेयर्स, जो एयर को फिल्टरिंग का काम करते हैं, और ये मूव नहीं करते एयर के साथ। एयर यहाँ से होके गुजरेगी, ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, तो एयर यहाँ से होके गुजर जाएगी और नेजल कैविटी में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका सीलिया एंड नेजल हेयर में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है ना, ये वाला पोर्शन कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। तो इस सॉफ्ट पैलेट का बेसिकली फंक्शन क्या है ना, ये दिख रहा है सॉफ्ट पैलेट एंड ओवला। देखो, जब यहाँ से माउथ से आप खाना एंटर करते हो, तो खाना एंटर करोगे तब ये नीचे की तरफ जाएगा, इसकी तरफ, है ना, ईसोफेगस की तरफ बढ़ेगा ये। तो जब आप स्वेलो करते हो, खाने को स्वेलो करते हो, तो यही मेरा जो सॉफ्ट पैलेट है, ये मेरे लेरिंगोफेरेंक्स को क्लोज कर देता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन तो बेसिकली यही होता है, फंक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, तो इसका मेन फंक्शन होता है क्लोज नेजोफेरेंक्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। यानी जब आप खाना खाते हो, तो उस टाइम पे नेजोफेरेंक्स को ये क्लोज कर देता है। दूसरा, प्रिवेंट गैग रिफ्लेक्स कंटेंट टू एंटर इनटू नेजोफेरेंक्स, फेरिंग्स, है ना। गैग रिफ्लेक्स मतलब जब आपको हुक्काइयाँ आती है ना, एकदम वोमिटिंग जैसा होता है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट आपका ईसोफेगस से तो वो माउथ में आ जाता है। जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है ना, ईसोफेगस से हो तो वो माउथ में आता है, तो क्या करता है सॉफ्ट पैलेट, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और इसको क्लोज कर देगा, ताकि जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है वो कहाँ ना पहुंचे, नेजोफेरेंक्स में ना पहुंचे, नेजल कैविटी में ना पहुंचे। ठीक है, तो इसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चंस थे आपके प्रीवियस क्लास से। पहला, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड नेजल हेयर्स। दूसरा था आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो आई होप ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, बात करते हैं अपनी नई क्लास की। हाँ, आज हम बात करेंगे क्लास लेरेंक्स की। ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की फोर्थ क्लास रहेगी। ठीक है, लेरेंक्स की बात करें, तो बेसिकली लेरेंक्स क्या है, लेरेंक्स ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है, क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। अगर मैं और बात करूं, तो जो, एक मिनट यहाँ पे, लेरेंक्स लिंक द लेरेंजियो फेरेंक्स टू ट्रेकिया। कल लास्ट क्लास मैंने फेरेंक्स पढ़ाया था, फेरेंक्स के तीन पार्ट पढ़ाए थे, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंगोफेरेंक्स। ठीक है, तो जो लेरिंगोफेरेंक्स होता है, वहां से दो ट्यूब कनेक्ट होती है ना। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, तो इस वाले डायग्राम को देखो, है ना, ये मेरा लेरिंगोफेरेंक्स है, ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो आप देखो कि जो ऊपर से दोनों पार्ट है, नेजोफेरेंक्स भी और ओरोफेरेंक्स भी, है ना, वो दोनों एक कम्युनिक सॉरी, नेजोफेरेंक्स अलग है और ओरोफेरेंक्स अलग है ना। तो ये ओरोफेरेंक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से खाना खाता हूँ, ठीक है, तो ये भी ओरोफेरेंक्स से आएगा, है ना। और अगर आप ऊपर से एयर इनहेल कर रहे हो, तो भी वो भी एयर फेरेंक्स होकर गुजरेगी। तो ओरोफेरेंक्स, फेरेंक्स का वो वाला हिस्सा है जहां पे ये फूड और एयर के लिए सेम काम करता है। लेकिन आगे की तरफ जाओगे तो यहाँ से
यहाँ से इनका फिर से डिवीजन होता है कि जो फूड वाला पोर्शन है वो चला जाएगा यहाँ से ईसोफेगस की तरफ, ठीक है, और जो एयर वाला पोर्शन है वो चला जाएगा यहाँ से लेरिंग्स की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली जो लेरिंग्स होता है हमारा ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली किससे कनेक्ट हो रहा है, ऊपर से लेरिंगोफेरेंक्स से, और नीचे कन्वर्ट हो जा रहा है ट्रैकिया में। किससे कंटिन्यू करेगा यहाँ पे, इसके बाद क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा हो फिर से देखो कि भाई ये तीन पोर्शन हमने पढ़े और फेरेंक्स के, नेजोफेरेंक्स ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपका बन रहा है ओरोफेरेंक्स यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ओरोफेरेंक्स के बाद दो ट्यूब्स आनी है, एक तो फूड पाइप आएगी, ये ईसोफेगस पीछे की तरफ, और ये आगे की तरफ आती है विंड पाइप, जैसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को कनेक्ट करता है ओरोफेरेंक्स। अब क्योंकि देखो भाई, आप अगर हवा ले रहे हो ना, आप सांस ले रहे हो, तो वो सांस इसी रास्ते से आएगी ना, और इसी रास्ते से आपका फूड भी आ रहा है, यहीं से आपको फूड भी आ रहा है। तो इन दोनों पोर्शंस को डिवाइड करना है ना। तो एयर वाला पार्ट वो लेरिंगोफेरेंक्स से होता हुआ चला जाएगा आपके ट्रैकिया के अंदर, और जो फूड वाला पार्ट है वो ईसोफेगस से और लेरिंगोफेरेंक्स से होता हुआ चला जाएगा ईसोफेगस में, ठीक है। अगर मैं इसको वैसे ड्रॉ करके बताऊं तो बेसिकली जो लेरिंग्स होता है ना, लेरिंगोफेरेंक्स, वो क्या होती है, एक ट्यूब होती है, ऐसे एक ऊपर से एक ट्यूब आ रही है ऐसे, और आगे जाके दो ट्यूब्स में कनेक्ट होती है। ठीक है, ये वाली और ये आगे जाके बन जाता है ट्रैकिया। ये ये वाला पोर्शन कहलाता है आगे जाके ट्रैकिया, और ये वाला कहलाता है ईसोफेगस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो मेरा लेरिंगोफेरेंक्स है वो लिंक करता है ट्रैकिया से, है ना। लेरेंक्स, सॉरी लेरेंक्स लिंक द लेरेंजोफेरेंक्स, है ना। ये ऊपर क्या था, लेरेंजोफेरेंक्स था, लेरेंजोफेरेंक्स। इससे ऊपर ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, और इसके ऊपर नेजोफेरेंक्स, ठीक है। तो नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, नेजो नेजल कैविटी के सामने होता है, ओरो माउथ के सामने होता है, ये फूड वाला पोर्शन लेगा, ये एयर वाला पोर्शन लेगा, ये दोनों यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आगे जाके एंटर होंगे ये आपकी लेरेंजोफेरेंक्स में, और लेरेंजोफेरेंक्स एयर को तो ट्रेवल कर देगा ट्रैकिया की तरफ, और आपका फूड को ट्रेवल कर देगा ईसोफेगस की तरफ, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे लेरेंक्स लेरिंगोफेरेंक्स को कनेक्ट करता है ट्रैकिया से, ठीक है। आगे चलें, अगर मैं बात करूं इसके लेंथ की, ठीक है, तो लेंथ की बात करूं तो मेल्स के अंदर और फीमेल के अंदर इसकी दोनों की लेंथ अलग होती है। मेल्स के अंदर ये होता है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और फीमेल्स के अंदर होता है 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। कुछ बुक्स में इसको 5 भी बोलेगा वो, तो वो करेक्ट है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लेरिंगोफेरेंक्स मेल के अंदर 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल्स के अंदर ये होता है 3 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लेरिंग्स के एक्सटेंट की। जो लेरिंग्स होता है बेसिकली, लेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ऑफ larynx to upper to the to the cricoid cartilage, to the cricoid cartilage, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि जो मेरा लेरिंग्स है वो एक्सटेंड होता है आपके एंट्री ऑफ लेरिंग्स से, है ना। अगर मैं इसके डायग्राम में आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है, ये देखो, यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये इतना लेरिंग्स बोला है इसने, ये देखो, ये आपको ब्लू दिख रही है, यहाँ से ही आपका क्या होता है, लेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, ये वाला पोर्शन जो है,
ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइड बोन। हाइड बोन्स के ऊपर, जस्ट ऊपर लेरिंगोफेरिंक्स है ना, ये यहाँ से लेके ये इसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है लेरिंग्स की। ठीक है, तो इस एंट्री से लेके ये जाता है आपका ट्रैकिया तक। ट्रैकिया से ऊपर पहले क्रिकोइड कार्टिलेज, ये रहा देखो, ये क्रिकोइड कार्टिलेज, ये रहा, हम ज्यादा नीचे आ गए, ये रहा क्रिकोइड कार्टिलेज। तो इस क्रिकोइड कार्टिलेज की दो सरफेसेस हैं। एक तो ये वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस, ये जैसे हम बोलते हैं सुपीरियर, ठीक है, और ये इनर, नीचे वाली सरफेस है ना, इसे हम बोलते हैं इंफीरियर। और यहीं पे आके लेरेंक्स खत्म हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये लेरेंक्स का एंट्री पॉइंट है। ये एंट्री पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये खत्म होता है इंफीरियर पार्ट ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेरेंक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट को दोबारा उसमें ऐड कर लो कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ऑफ द लेरेंक्स टू द inferior surface of the cricoid cartilage। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डायग्राम आपने देख लिया लेरेंक्स का। ठीक है, स्टार्ट होता है आपका एंट्री ऑफ लेरेंक्स से, खत्म होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। अब क्रिकोइड कार्टिलेज क्या है ये हम नेक्स्ट आगे डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज आगे बताऊंगा ना, अभी आगे आएगा, अपना आपको ये होगा कि थायराइड कार्टिलेज क्या है ना। ये देखो, ये डायग्राम है लेरेंक्स का। ठीक है, ये हाइड बोन है, ये है क्रिकोइड कार्टिलेज, देखो ये वाला ग्रीन कलर का है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है। तो हाइड बोन से ही आपकी एंट्री, यहाँ से एंट्री हो जाती है, ये से बोलते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ लेरेंक्स, एंट्री पॉइंट ऑफ लेरेंक्स। और ये क्रिकोइड कार्टिलेज का जो ये वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस आपका इंफीरियर सरफेस है क्रिकोइड कार्टिलेज की। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। तो यहाँ से लेके इतना जो ये पोर्शन है ये कहलाता है आपका लेरेंक्स। ठीक है, अब जो ये वाली इमेज आपको दिख रही है, ये वाली इमेज है ना, ये है एंटीरियर पोर्शन, यानी कि अगर आप मुझे सामने से देखोगे तो जो ये मेरे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसके पीछे वाला हिस्सा, अगर मैं इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को बाहर निकाल के ऐसे घुमाऊं, पीछे की तरफ से देखूं, तो वो ऐसा दिखता है। ये इसकी बैक साइड, यानी कि ये पोस्टीरियर पार्ट है इसका, ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर व्यू, और ये है एंटीरियर व्यू। ठीक है, अभी इसको देख लो, ये चीजें क्या क्या है यहाँ पे, ये हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। अभी इस पॉइंट को देख लो आप, ये इस इमेज को देख लो। ठीक है, ये एंटीरियर व्यू है आपके लेरिंग्स का, और ये पोस्टीरियर व्यू है आपके लेरिंग्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द लेरिंग्स, है ना। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लेरिंग्स से एसोसिएटेड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, लेरिंग्स के ऊपर सुपीरियरली प्रेजेंट होती है हाइड बोन, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हायोड बोन। ठीक है, यहाँ पे नहीं, इस वाले इमेज में देखो, ये रही हायोड बोन है ना, ये वाला पोर्शन, ये ये है हायोड बोन। तो ये लेरिंक्स के ऊपर होती है ना, इसके इंफीरियर नीचे प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। ठीक है, मैंने कहा कि इस क्रेडिकोइड कार्टिलेज के इस वाले पॉइंट पे आकर आपका क्या खत्म हो जाएगा, लेरेंक्स खत्म हो जाएगा, और इसके नीचे स्टार्ट होता है आपका ट्रैकिया, ये रहा है ना। तो ऊपर होगी हायोड बोन, लेरिंक्स के नीचे हो गया ट्रैकिया। ठीक है, एंटीरियर बात करूं, यानी कि आगे की तरफ, जो आप गर्दन पे ऐसे हाथ लगाते हो, तो ये जिस जो ये स्किन को आप पकड़ रहे हो है ना, तो ये वाला पोर्शन कहलाता है एंटीरियर ऑफ लेरिंक्स। तो यहाँ पे होती है मसल ऑफ नेक, मसल ऑफ नेक एंड थ्रोट। थ्रोट और नेक की जो मसल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। पोस्टरली बात करूँ है ना, पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ होती है सर्वाइकल, है ना, तो वो सर्वाइकल होती है C3 तक, है ना। C3 तक तो आपने पढ़ा था फेरेंक्स को, फेरेंक्स को। ठीक है, तो C3 के बाद, C3 का लोअर पार्ट, 3, 4, 5 एंड 6,
तो C6 तक आपका क्या जाता है, ये क्या होती है, सर्वाइकल सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा। ठीक है, तो वो कहाँ होती हैं, लेरेंक्स के पोस्टेरली होती हैं। ठीक है, अगर लेटरली बात करूं, साइड में बात करूं, ठीक है, तो साइड में होते हैं लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें थायराइड ग्लैंड आता है। तो इस थायराइड ग्लैंड का जो इवन आपने पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा है, तो जब पढ़ोगे तो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके जो लोब्स होते हैं ना, बेसिकली थायराइड ग्लैंड एच शेप या बटरफ्लाई शेप की होती है ना। जैसे अगर थायराइड ग्लैंड बनाना चाहें तो हम यहाँ पे ये ऐसे बनेगी, ये बेसिकली एच शेप या फिर इसे हम बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। तो जो ये दो लोब्स हैं, है ना, ये दोनों लोब्स आपके इस लेरिंग्स के साइड में प्रेजेंट होंगे। एक लोब यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऐसे, ठीक है, ये हल्का सा इधर जाके फिर ये यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये लेटरली लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने सुपीरियरली देखा हायोइड बोन थी, इंफीरियरली आपने देखा ट्रैकिया था, एंटीरियरली आपने देखा मसल ऑफ नेक एंड थ्रोट थी, पोस्टीरियरली सर्वाइकल रिंग्स थी, C3 C4 C6। C3 तक मेरा फेरेंक्स खत्म हो जाता है और फेरेंक्स के बाद मेरा स्टार्ट होता है लेरेंक्स। ठीक है, आपका C4 C5 और C6 तक। ठीक है, और पोस्टीरियरली इसके पीछे, सॉरी ये क्या मिटा, इसको हटाते हैं, पोस्टले इनके साथ साथ लेरिंगोफेरेंक्स भी होता है, लेरिंगोफेरेंक्स। एक मिनट, लेरिंगो, फेरेंक्स। ठीक है, इस अभी ये सोलर डायग्राम आपने देखा था कि ये ट्रैकिया है, सॉरी ये लेरिंग्स है, ये वाला पोर्शन है ना, इसके पीछे ये लेरिंगोफेरेंक्स आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये स्टार्ट हो जाता है ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, सॉरी C3 तक नहीं पढ़ा था आपने फेरेंक्स, C6 तक पढ़ा था फेरेंक्स, है ना, C6 तक फेरेंक्स पढ़ा था, इस पॉइंट को ठीक कर लेना। ठीक है, C3 C4 C5 6 C6 अब किसके पीछे होती हैं, लेरेंक्स के पीछे होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ लेरेंक्स। तो जो वॉल, लेरेंक्स की वॉल होती है ना, तो वॉल ऑफ लेरेंक्स कंटेन 9 पीस ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो जो आपकी स्ट्रक्चर होती है, लेरेंक्स की जो वॉल होती है, लेरेंक्स की वॉल अपने आप में 9 पीस ऑफ कार्टिलेज कंटेन करती है। ठीक है, इनमें से जो 3 कार्टिलेज होते हैं, आउट ऑफ विच 3 कार्टिलेज अकर सिंगली, यानी कि जो 3 कार्टिलेज होते हैं वो सिंगल सिंगल अकर होते हैं ना। जो कौन कौन से होते हैं उनका नाम लिखेंगे। पहला होता है थायराइड कार्टिलेज, पहला होता है थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, दूसरी होती है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ठीक है, और तीसरा आपका होता है, थर्ड वन इज क्रीकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो नंबरिंग कितना होता है, ये एक होता है, ये भी एक होता है और ये भी एक होता है, तो टोटल नंबरिंग कितनी हो गई, 3 कार्टिलेज आपके कैसे हो गए हैं, सिंगल हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बाकी के 6, मैंने कितने कहे, 9 थे, जिनमें से 3 तो मेरे क्या हो गए, सिंगल हो गए। ठीक है, बाकी के जो 3 बचे हैं, रेस्ट ऑफ, यहाँ पे ये पढ़ेंगे, रेस्ट ऑफ 3 कार्टिलेज अकर इन पेयर। ठीक है, 3 कार्टिलेज कैसे थे, सिंगल, तो टोटल नंबर 3 हुए। वो कह रहा है कि अगले जो
कार्टिलेज हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और वो कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर होते हैं। अभी 3 पेयर किस किस के होते हैं? पहला जो पहला पेयर होता है वो होता है आपका आर्टिनॉइड कार्टिलेज का। दूसरा होता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज का। और थर्ड वन इज द कॉर्निक्यूरेट कार्टिलेज। ठीक है, ये दो तीनों दो दो नंबरिंग में होते हैं, 2 2 2। तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज होते हैं यहाँ पे वो हो गए 6, और ऊपर कितने थे? सिंगली 3। तो टोटल नंबरिंग कितनी हुई? 9 कार्टिलेज हो गए। ठीक है, यहाँ आपका पॉइंट समझ में आया कि हमारी जो वॉल ऑफ कार्टिलेज है, वॉल ऑफ हमारी लेरिंग्स है, वो बेसिकली उसके अंदर 9 पीस ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिनमें से 3 होते हैं सिंगली। ठीक है, पहला होता है थायराइड, पहला होता है थायराइड कार्टिलेज, दूसरा होता है एपिग्लॉटिस, तीसरा होता है आपका क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, इसके बाद आपका 3 कार्टिलेज होते हैं पेयर में। ठीक है, एक होती है, पहला होता है आर्टिनोइड कार्टिलेज, दूसरा होता है यूनिफॉर्म कार्टिलेज, और तीसरा होता है कॉर्निकेट कार्टिलेज। ठीक है, ये दोनों दो दो नंबर में पेयर में होते हैं, यानी 2 होंगे नंबरिंग में, तो टोटल हो गए 6, और सिंगल वाले होते हैं 3। तो ये कितने हो गए? टोटल 9 कार्टिलेज हो गए। ठीक है, अब इनमें से जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सिर्फ हम पढ़ेंगे, मैं उन पे मार्क कर देता हूँ। हम पढ़ेंगे थायराइड कार्टिलेज को, ठीक है, हम पढ़ेंगे एपिग्लॉटिस को, हम पढ़ेंगे क्रिकोइड कार्टिलेज, और हम इनमें से ग्रुप वाले पेयर यानी पेयर वाले कार्टिलेज में से हम पढ़ेंगे आर्टिनोइड कार्टिलेज को। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, है ना। अब आगे चलते हैं। वाई आर्टनेज कार्टिलेज कार्टिलेज इज इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ये इसकी जगह आर आएगा। वाई आर्टनोइड कार्टिलेजेस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो आपके पेयर वाले कार्टिलेज थे, है ना, आर्टनोइड कार्टिलेज, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो बेसिकली इसमें यहाँ पे देखो, जो लिख लो इसका आंसर कि आर्टेनॉइड आर्टेनॉइड cartilage is most important cartilage because it influence the position and tension of the vocal cords। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आर्टलेज जो कार्टिलेज होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्टिलेज होते हैं, ये हमारी वोकल कॉर्ड, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वोकल कॉर्ड के बारे में, वोकल कॉर्ड है क्या, उन वोकल कॉर्ड्स के जो मसल्स हैं, उनकी जो मसल्स है उनको कंट्रोल करती है, उनकी पोजीशन और उनकी टेंशन, टेंशन यानी कि खिंचाव, उनमें कितना खिंचाव है, वो कितने ढीले रहेंगे, है ना, उनको जो कंट्रोल करता है वो आर्टिनोइड कार्टिलेज करते हैं। जब हम आर्टिनोइड कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे तो हम थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, और वो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे वोकल कॉर्ड्स को, वोकल कॉर्ड की टेंशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द लेरिंग्स ना, देखो इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द लेरिंग्स। बेसिकली लेरिंग्स के चारों तरफ बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो उसे अटैच होती हैं, लेकिन मेनली मैं यहाँ पे जो मसल्स की बात करूंगा वो 2 मसल्स की बात करूंगा। जो 2 टाइप ऑफ मसल्स मेनली फाउंड इन द लेरिंग्स, जिनका डायरेक्ट रोल होता है लेरिंग्स, है ना। 2 टाइप ऑफ मसल, है ना। पहली है एक्सट्रेंसिक मसल, है ना। इस मसल का मतलब क्या है कि आउटर लेयर है, मसल की आउटर लेयरिंग्स के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, हम क्या कहेंगे, ये मसल क्या करेगी, दीज मसल दीज मसल अटैच द
कार्टिलेजेस। अभी आपने 9 पीस ऑफ कार्टिलेज पढ़े, तो उन सारे 9 पीस कार्टिलेजेस को अटैच द कार्टिलेजेस टू द अदर स्ट्रक्चर ऑफ थ्रोट, है ना। तो मेरे गले की, मेरे नेक की यानी थ्रोट वाले हिस्से के जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे थायराइड कार्टिलेज या फिर जो हमने 9 पीस ऑफ कार्टिलेज पढ़े, उन सारे कार्टिलेज को सराउंडिंग के स्ट्रक्चर से जो मसल अटैच करवाती है, वो करवाती है एक्सटेंसिंग मसल। और ये क्यों करवाती है? ताकि मेरे जो लेरिंग्स है उसको स्टेबिलिटी मिल सके। क्या मिल सके? स्टेबिलिटी मिल सके, ये फिक्स हो सके थायराइड लेरिंग्स, यानी कि यहाँ से इधर उधर ना भाग जाए। तो इसको जो एक ही जगह पे फिक्स करने के लिए मेरी हेल्प करती है एक्सटेंसिंग मसल, जो मेरे इस वाले लेरिंग्स वाले पोर्शन को कनेक्ट करती है मेरे अदर स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रोट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, जो दूसरी मसल होती है वो होती है इंट्रेंसिक मसल। इंट्रेंसिक मसल, जो इंट्रेंसिक मसल होती है वो बेसिकली इनर पार्ट ऑफ लेरिंग्स में पाई जाती है, फाउंड इन फाउंड इन द inner part of the larynx। उसका मेन काम क्या होता है इंट्रेंसिक मसल्स का? इट अटैच द cartilages cartilages with each other। मैंने आपको 9 पीस ऑफ कार्टिलेज बताए, 9 पीसेस के कार्टिलेज को अपने एक दूसरे के साथ जोड़ने में जो मसल हेल्प करती है वो कहलाती है इंट्रेंसिक मसल्स, जो थ्रोट के यानी कि जो हमारे लैरिंग्स के इनसाइड पाई जाती है ना। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि सपोज करो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, मैंने ये कहा कि ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये लैरिंग्स है। ये क्या है? लैरिंग्स है। और मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर 9 पीस ऑफ कार्टिलेजेस पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 3 6 एक टोटल कर लेना ना, 9 पीस। तो वो क्या कह रहा है कि इन पीसेस को जो बाहरी स्ट्रक्चर से, है ना, बाहरी स्ट्रक्चर से जो लेयर कनेक्ट करेगी मसल्स की, वो कहलाती है एक्सट्रेंसिक मसल्स। ठीक है, और जो इसके इनर एक दूसरे से अटैच करेगी, इन सारे के सारे कार्टिलेज को एक दूसरे कार्टिलेज से अटैच करेगी, वो मसल कहलाती है इंट्रेंसिक मसल। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एक्सटेंसिंग मसल एंड व्हाट इज इंट्रेंसिक मसल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज की। किसकी बात करते हैं? थायराइड कार्टिलेज की। इसमें हम देखो, मैं बेसिकली मेन पॉइंट इसमें लिखूं तो इट, ठीक है, बेसिकली जो थायराइड कार्टिलेज होता है, इट मेड अप ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। हाइलेन कार्टिलेज, तो जो मेरा एपिग्लॉट, सॉरी एपिग्लॉट नहीं, थायराइड जो कार्टिलेज होता है वो किसका बना होता है? हाइलेन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, इट लाइज इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ नेक। ये कहाँ पे लाई करता है? फ्रंट ऑफ नेक में लाई करता है। एंड, सॉरी इसी से कंटिन्यू करते हैं, एंड गिव प्रोमिनेंस शेप टू द larynx, टू द larynx, जिसे हम, जो को कहलाता है larynx, नॉन एज laryngeal prominence, या फिर, और इसका दूसरा नाम होता है एडम्स एप्पल। ठीक है, अगर आप इस इमेज को देख रहे होंगे, है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये येलो कलर का जो दिख रहा है, पूरा का पूरा येलो कलर का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा, ये मेरा है थायराइड कार्टिलेज। क्या है मेरा ये? थायराइड कार्टिलेज।
ठीक है। तो उसने कहा है कि जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो आपका हाइलैंड कार्टिलेज से बना होता है। दूसरा वो क्या कह रहा है कि ये नेक के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ द नेक। ये जो आप हिस्सा, अगर आप अपनी गर्दन में हिस्सा पकड़ रहे हैं ना, हालांकि फीमेल्स में कम फील होता है, मेल्स में ये बहुत ज्यादा फील होता है, और कई बार कुछ मेल्स में तो सामने से दिखता है कि नेक में बीच में उभरा हुआ हिस्सा है, जैसे आप एडम एप्पल्स बोलते हो, तो ये एडम एप्पल्स कहलाता है आपका थायराइड कार्टिलेज। ठीक है। और इसी को हम कई बार लेरेंजियल प्रोमिनेंस भी बोल देते हैं। प्रोमिनेंस का मतलब होता है उभरा हुआ हिस्सा, है ना। जैसे मान के चलो, अगर मैं कहूं ये वाला सरफेस है ऐसे, है ना, ये सरफेस है, अगर इसमें से मैं हल्का सा बीच में से कोई एरिया को ऐसे उठा कर वापस से इसमें मिला दूं, तो जो मेरा उभरा हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मेरा कहलाता है प्रोमिनेंस। क्या कहलाता है? प्रोमिनेंस कहलाता है। ठीक है। तो ये जो प्रोमिनेंस वाला हिस्सा है, ये वाला पोर्शन कहलाता है थायराइड कार्टिलेज। इस थायराइड कार्टिलेज, ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है, ये बेसिकली मेल्स में ज्यादा उभरा हुआ होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो एक बार पॉइंट लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं। इट हाईली प्रोमिनेंस इन मेल्स ड्यू टू द मेल सेक्स हार्मोन, due to effect of due to effect of male sex hormone। अगर उसका नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, आपको पता है, एंड्रोजन ड्यूरिंग ग्रोथ। ड्यूरिंग ग्रोथ यानी कि जब मेल बॉडी ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ के दौरान आपका एक हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मतलब मेन मेल में वो होता है, क्या कहें, मतलब पीक पे होता है एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन होता है, उसकी वजह से जो मेरा थायराइड कार्टिलेज है वो ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू फीमेल्स। देखो फीमेल्स में सेक्स हार्मोन होते हैं, लेकिन वो इतने उसमें मतलब थायराइड कार्टिलेज में इतना फंक्शन नहीं करते जितना हमारा एंड्रोजन करता है मेल्स के अंदर। इसलिए मेल्स के अंदर जो एडम एप्पल्स होता है, ये हाईली प्रोमिनेंस होता है, कई बार किसी मेल्स में दूर से ही चमक जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप इस थायराइड कार्टिलेज को देख रहे हो, ये थायराइड कार्टिलेज, ये वाला जो हिस्सा है ये एंटीरियरली है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, आपको जो इमेज दिख रही है, ये एंटीरियर इमेज है, यानी कि ये एंटीरियर पोस्ट एक्सपेक्ट को दिखा रही है इमेज, है ना, ये सामने वाला है। अगर आप किसी भी इंसान को फेस टू फेस देखते हो, जो आपकी नजर उसकी गर्दन पे पड़ेगी, तो उसका जो ये वाला जो हिस्सा है, लैरिंक्स वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इमेज में ऐसा दिखता है। ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि जो मेरे थायराइड कार्टिलेज है, ये बीच में से पार्शियली डिवाइड हुआ हुआ है ना, और ये आगे वाला हिस्सा है, तो ये एंटीरियरली पार्शियली डिवाइड है। तो ये डिवाइड होती है थायराइड नॉच से। इसको हम क्या बोलते हैं? थायराइड नॉच। तो इस पॉइंट को लिख लो कि जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो एंटीरियरली एंटीरियरली पार्शियली डिवाइडेड, एंटीरियरली पार्शियली डिवाइडेड बाय थायराइड नॉच। ठीक है, बाय थायराइड। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इमेज में आपको दिख भी रहा है कि जो मेरा थायराइड ग्लैंड है वो मेरा एंटीरियरली इन क्या कहते हैं, एंटीरियरली हाफ डिवाइडेड है ना। ये पार्शियल दिख रहा है इनकम, अगर पूरा ऐसे डिवाइड हो जाता तो ये कंप्लीट डिवाइड होता, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं है, ये एंटीरियरली पार्शियली का मतलब होता है, अगर मैं इसको बोलूं, जो वर्ड यहाँ पे पार्शियली, इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट या फिर आधा अधूरा, है ना। वो एक विवाह मूवी है ना, उसका एक गाना भी है कि मिलन अभी आधा अधूरा है। तो वही है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, सॉरी थायराइड कार्टिलेज है, वो इनकम्प्लीट यानी कि आधा अधूरा डिवाइडेड है बाय द थायराइड नॉच। ठीक है, तो अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो ये कहलाता कंप्लीट डिवाइड, बट यहाँ पे पार्शियली मतलब इनकम्प्लीट, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं पार्शियली डिवाइडेड बाय थायराइड कार्टिलेज टू सरफेस में। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आगे की तरफ चलूं तो ये देखो, हाँ इसमें पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ, आगे फिर बताता हूँ कि जो
थायराइड कार्टिलेज है मेरा वो, इट इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है कि आप ये इस डायग्राम को देख रहे हैं, ये पूरा मैं कह रहा हूं कि ये मेरा थायराइड कार्टिलेज है ना, ये दिख रहा है। अब ये थायराइड कार्टिलेज कैसे होगा कि सपोज करो ये गर्दन है, तो बेसिकली जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो दिखता तो ऐसे कि वो आगे से ऐसे कवर कर रहा है और ये पीछे की तरफ भी ऐसे कवर होगा, जैसे जुड़ा हुआ होगा, बट वो जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ आगे से ऐसे होता है जो ऐसे कवर करता है। और अगर मैं इसको बाहर निकाल के देखूं तो आप देखोगे ये पीछे, उसका पीछे वाला हिस्सा ये इनकम्प्लीट होता है, यानी कि पीछे आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है ना, ये ऐसे आधा हो रहा है, सी टेप में, सी शेप में होता है थोड़ा सा ये। ठीक है, तो इसने वही बात बोली है कि आगे से आप जो थायराइड कार्टिलेज को देख रहे हो वो आपको यहाँ पे आपको लाइनिंग दिखेगी, है ना, पूरा सरफेस दिखेगा, भाई ये थायराइड कार्टिलेज है, ये आधा इधर डिवाइड है, आधा इधर डिवाइड है। लेकिन अगर मैं इसको बाहर निकाल के देखूं तो पीछे से खाली दिखेगा, ये पोस्टीरियर ऐसे सी शेप में दिखेगा, ऐसे कि भाई आगे से तो है लेकिन पीछे से ये जुड़ा हुआ नहीं है आपस में, ये इनकम्प्लीट होता है ना। तो इसने वही बात बोली है कि इट इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली, है ना। तो अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये देखो, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे ये है, ये रहा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा वही हिस्सा जो आप आगे अभी देख रहे थे। ठीक है, और इसमें जो ये वाला हिस्सा था, इस पेन से लेता हूँ, ये वाली जो ये लाइनिंग है, जो इसकी खड़ी हुई लाइनिंग है, ये वाली, यहाँ पे ये वाली लाइनिंग इसमें ये है, ये वाली। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जो थायराइड कार्टिलेज है ये पीछे की तरफ जब जा रहा है तो ये आपस में कनेक्ट नहीं है ना, यहाँ पे स्पेस है, ये बॉर्डर्स पर ही रह गया है। ठीक है, तो यही पॉइंट उसने ऊपर बोला था कि इट इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके अटैचमेंट की, कि जो देखो जो थायराइड ग्लैंड है मेरा, सॉरी थायराइड कार्टिलेज, ये वाले पोर्शन, ये ऊपर हायोइड बोन है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, इस वाली इमेज में देखो, ये ऊपर हायोइड बोन है, ये वाली बोन, है ना, और ये नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये थायराइड कार्टिलेज इस बोन से जुड़ा हुआ होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो, अगर यहाँ पे लिख सकते हो तो यहाँ पे मैं आगे लिखवाता हूँ, अभी देख लो कि ये थायराइड कार्टिलेज जो होता है ये हायोइड बोन से जुड़ा होता है बाय द थायरोहायरॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो मेरा थायराइड कार्टिलेज है वो किससे जुड़ा होता है, हायोइड बोन से जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ थायरोहायरॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, नीचे की तरफ आओगे तो जो नीचे एक मेरा ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज है, तो ये थायराइड कार्टिलेज इस कार्टिलेज से भी जुड़ा हुआ है बाय द दीज मेम्ब्रेन्स, और ये ऊपर की तरफ ये वाली मेम्ब्रेन, तो ये वाली मेम्ब्रेन कहला रही है थायरोहायरॉइड मेम्ब्रेन, और नीचे वाली जो ये वाली मेम्ब्रेन है ये कहला रही है मेरी क्रीकॉइड, यानी क्रीको थायरॉइड लिगामेंट। क्या कहला रहे हैं, क्रीको थायरॉइड लिगामेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हो कि हाँ, थायरॉइड कार्टिलेज बात कर रहे हैं, इट अटैच अबव विद द हायोइड बोन बाय, किसके थ्रू जुड़ता है ये, बाय थायरोहायोइड लिगामेंट या फिर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेरा पोर्शन हुआ पूरा का पूरा थायराइड कार्टिलेज, ये जुड़ा हुआ है इस वाली हायोइड मेम्ब्रेन से, और ये वाला जो लेयर जिसको जोड़ रही है ये वाली लेयर कहला रही है मेरी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन या फिर थायरोहायोइड लिगामेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नीचे की तरफ दूसरा पॉइंट लिखो कि ऊपर की तरफ तो ये हायोइड बोन से जुड़ गया, नीचे की तरफ जुड़ता है क्रिकोइड कार्टिलेज से। इट अटैच बिलो विद द cricoid cartilage by cricoid cartilage by ये वाला क्रिको, ये नहीं, यहाँ पे ये वाला क्रिको, ये नहीं, सॉरी सॉरी, क्रिको इस वाले पोर्शन में दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है क्रिको थायरॉइड लिगामेंट, ये वाला पोर्शन है ना, तो इसको लिख लो बाय क्रिको थायरॉइड लिगामेंट। ठीक है, अब इनका नाम, इन लिगामेंट्स का नाम थायरोहायोइड क्यों पड़ा है, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट क्यों पड़ा है,
ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो बेसिकली इनका नाम अपने आप में कह रहा है कि वो ऐसे क्यों पढ़े हैं। अगर मैं कह रहा हूँ थायरोहायोड लिगामेंट, अगर मैं इस नाम को यहाँ पे लिखूं तो थायरोहायोड लिगामेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका नाम खुद बता रहा है कि इसका नाम क्यों पड़ा है, कि ऐसा लिगामेंट जो थायरो यानी कि थायराइड को और हायोड माने यानी हायोड को, यानी कि जो थायराइड कार्टिलेज को हायोड बोन से जोड़ता हो वो कहलाता है थायरोहायोड लिगामेंट, ठीक है। सेम दूसरा नाम क्रीको है ना, क्रीको थायराइड लिगामेंट है ना। तो ये भी बेसिकली ऐसा लिगामेंट जो थायराइड ग्लैंड को किससे जोड़ रहा हो, क्रीको से जोड़ रहा हो, क्रीकोइड कार्टिलेज से जोड़ रहा हो, तो वो कहलाता है क्रीकोथायराइड लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे ये पोस्टीरियर में नहीं दिख रहा है क्रीको कार्टिलेज, ये यहाँ पे दिखेगा, ये रहा क्रीकोथायराइड लिगामेंट एंटीरियर पोर्शन से दिखेगा, ना कि पोस्टीरियर पोर्शन से, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कार्टिलेज यानी कि जो हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है वो ऊपर की तरफ जुड़ता है आपका हायोड बोन से, नीचे की तरफ जुड़ता है आपका क्रीकोइड कार्टिलेज से। जब वो हायोड बोन से जुड़ता है तो थायरोहायोड लिगामेंट से जोड़ते हैं, जब वो नीचे क्रीकोइड कार्टिलेज से जुड़ता है तो वहां पे उसे जोड़ते हैं क्रीकोथायरो लिगामेंट, ठीक है। चले आगे की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है थायराइड कार्टिलेज, यहाँ पे देखो अब वो क्या कह रहा है कि जो मेरा थायराइड कार्टिलेज होता है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये थायराइड कार्टिलेज दिख रहा है। अब ये थायराइड कार्टिलेज का जो ये अपर वाला पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये अपर पोर्शन, ये लाइन होता है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। और जो इसका ये नीचे वाला बॉर्डर होता है, ये नीचे वाली सरफेस होती है, ये नीचे वाली सरफेस है ना, ये लाइन होती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से, ठीक है। आपको समझ में आया पॉइंट, तो इन पॉइंट को लिख लो कि अपर बॉर्डर, द अपर बॉर्डर, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, आपको नोट्स में अगर लिखना है तो पूरा लिखना है, थायराइड कार्टिलेज ऐसे, चलो लिख लेते हैं, द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज is lined with the stratified squamous epithelium, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख लो, द लोअर बॉर्डर ऑफ द thyroid cartilage is lined with the columnar ciliated columnar, sorry, ciliated columnar epithelium, ठीक है। आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई जो थायराइड कार्टिलेज है वो अपर बॉर्डर से कैसे किससे लाइन होता है और लोअर बॉर्डर से किससे लाइन होता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही थायराइड कार्टिलेज। हम यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आपके अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। आज आपने पढ़ा लेरिंग्स, पढ़ा लेरिंग्स के बाद आपने लेरिंग्स के स्ट्रक्चर्स, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, लेरिंग्स के सुपीरियर इंफीरियर कौन कौन होता है, 9 पीस ऑफ कार्टिलेजेस पढ़े हैं आपने, ठीक है। 2 तरह की मसल्स पढ़ी, इसकी एक्सटेंसिव मसल्स एंड इंट्रेंसिक मसल्स। आर्टिनेट कार्टिलेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो आपने आज देख लिया है। और इसके बाद आपने थायराइड कार्टिलेज को पढ़ा है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज के अंदर भी आपने सारी चीजें देख ली हैं कि भाई इसके अंदर थायराइड नॉच होती है, ये अपर यानी कि अपने ऊपर की तरफ हायोड बोन से अटैच होता है, नीचे की तरफ क्रीकोइड कार्टिलेज से अटैच होता है, और अपर जो हायोड बोन से अटैच होता है वो थायरोहायोड लिगामेंट से अटैच होता है, नीचे जो क्रीकोइड आपका जो वो होता है क्रीकोइड कार्टिलेज जो अटैच होता है वो क्रीकोथायराइड कार्टिलेज से अटैच होता है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा
कि थायराइड कार्टिलेज का दूसरा नाम आपका एडम्स एप्पल्स होता है, जो मेल्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इसके बाद आपने पढ़ा है, बस यही पढ़े है ना, लिगामेंट्स हमने पढ़ लिए थायराइड कार्टिलेज के। हाँ, थायराइड कार्टिलेज को अपर बॉर्डर से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइन करती है, इसके लोअर बॉर्डर से इसे लाइन करती है सिलेटेड कॉलम्युलर एपिथेलियम। ठीक है, आई होप आपको लैरिंक्स और थायराइड कार्टिलेज में कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे अपने या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना डाउट, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से इस तरह से पढ़ाया कि आपको कोई डाउट ना मिले। अगर आप कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सपोर्ट करो, कमेंट करो, लाइक्स करो, है ना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करो, है ना, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। हमने अभी टारगेट रखा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ हमें वहां तक पहुंचने में हेल्प करो, अगर आपको इस चैनल पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बात नेक्स्ट बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के अगले मतलब लैरिंक्स से बचे हुए हिस्से की। अभी लैरिंक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे दोबारा हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली भी लग रही होगी, तो ये क्लास इन द मॉर्निंग रिकॉर्ड हो रही है करीबन 4 से 5 के बीच में। तो मैं आपके लिए इतना एफर्ट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में लैरेंस के बचे हुए हिस्से के साथ। ठीक है।